इतिहास लेखन भारतीय परंपरा 2.1 भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा। पहले तो हम समझ लेते हैं भारतीय परंपराएं क्या होती हैं। जो रीति रिवाज प्रचलित परंपरा मतलब जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो सारी परंपराएं चलते आती हैं, जो अनेकों तरह के बातें सारी चीज़ें रहती हैं, उसमें जो हमारे चेंजेस आते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो करते आते हैं उसी को परंपरा बोलते हैं। जैसे कि हम लोग के युग में कुछ और हो रहा है, हम लोग के मम्मी पापा के ज़माने में कुछ और होता था, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परंपराएं। मतलब अभी भारत की परंपरा अलग है, ऑस्ट्रेलिया की परंपराएं अलग रहेगी, जापान की अलग रहेगी। तो जगह जगह पे जिस हिसाब से हाँ, हर देश की अलग अलग परंपराएं होती है। अभी जैसे महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में कैसा है कि लोग ज्यादा मंदिरों वगैरह में ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालु हैं, यहाँ पे मंदिर पूजा पाठ वगैरह ज्यादा करते हैं। अब गांव में कैसा है कि गांव में लोग इतना माहौल नहीं दे पाते, लेकिन वो घरों से ही क्या करते हैं, खेती बाड़ी में। यहाँ पे ज्यादातर के इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग काम पे ध्यान देते हैं, पूजा पाठ पे ध्यान देते हैं काम। और गांव में कैसा है, अलग हर जगह पे जैसा रहता है उस हिसाब से वहाँ की माहौल और चेंजेस रहते हैं, उसी को परंपरा बोलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेंजेस होते चली आती है। ठीक है, हाँ, तो अभी देखो क्या है भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा। इतिहास लेखन का जो उसकी यात्रा हम पढ़ेंगे। अभी हमने प्रथम पाठ में इतिहास लेखन की पश्चिमी परंपरा का परिचय प्राप्त किया। किसके बारे में, पश्चिमी परंपरा के बारे में हम उसका अध्ययन किए थे। अब इस पाठ में हम पढ़ेंगे, इस पाठ में हम भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन काल का इतिहास लेखन। प्राचीन में पुराने समय की बातों को हम क्या करेंगे, इतिहास में दी गई घटनाओं को हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में पूर्वजों के पराक्रम, देवी देवताओं की परंपराएं, सामाजिक परिवर्तन आदि की स्मृतियां केवल मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित की जाती थी। किसके बेस पे, जो मौखिक मतलब मुंह से बातें की गई चीजों पे ही लोग क्या करते थे, विश्वास करते थे, और उसी की परंपराओं के हिसाब से लोग चलते थे। पहले हम यहाँ पे जैसे मूर्तियां वगैरह देखने जाते थे, अभी देखते हैं, लेकिन पहले के लोग ऐसे नहीं थे। वो क्या करते थे, मुंह से सुनी हुई बातों की परंपराएं को अनुमान में लेते थे। इसमें पाए गए प्राचीन लेखों के आधार पर दिखाई देता है। किसके आधार पर, पुराने समय के आधार पर दिखाई देता है कि भारत में ईसा पूर्व तीसरे सहस्त्र से अथवा उसके पूर्व से लेखन कला अस्तित्व में थी। क्या थी, लेखन और कला उसके अस्तित्व मतलब उसके स्वामित्व में आए। फिर भी हड़प्पा संस्कृति की लिपि को पढ़ने में अब भी सफल नहीं मिला। लेकिन हड़प्पा संस्कृति को जानने की जो उसकी जानकारी थी, जो उसकी रीति रिवाज थी, फिर भी वो क्या हुआ, उनके रीति रिवाज से लोग सफल नहीं हो पा रहे थे। मतलब उनके जो मौखिक संस्कृति थी उसको अनुमानित नहीं ला पा रहे थे, मतलब अपने अंदर ढाल नहीं पा रहे थे। संस्कृति रहती है उसको वहाँ की थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन यहाँ पे भी लोग जब हड़प्पा संस्कृति के विचार विमर्श करने लगे और उसके आधार पे चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब करने के वहाँ पे कोशिश करते रहे, लेकिन उसमें भी वो क्या कर रहे थे, सफल नहीं पा रहे थे, मतलब उस चीज को सीख नहीं पा रहे थे। भारत में ऐतिहासिक स्वरूप का सबसे प्राचीन लिखित साहित्य उकेरे हुए लेखों के रूप में पाया जाता है। इन लेखों का प्रारंभ मौर्य सम्राट अशोक की कालावधि में अर्थात ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में होता है। सम्राट अशोक के उकेरे हुए लेख प्रस्तरों और पत्थरों के स्तंभ पर उकेरे गए हैं। मतलब क्या बता रहे हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति की जो कहानियां थी वो क्या है, मौर्य सम्राट अशोक की कालावधि में किस पे लिखे जाते थे, पत्थरों पे लिख लिख के क्या करते थे, उसको
एक जगह एकत्रित कर देते तो उनको एक स्थान दे देते थे। जैसे कि मान जाओ कि हमारा घर है, हम वहां पे रहते नहीं है, वहां, हाँ पत्थर पे लिखते थे, बराबर ना। तो जैसे आप मान लो जैसे आप घर पे नहीं हो, तो घर पे नहीं हो तो आप क्या करोगे कि आप अपने घर पे मान लो आप अपना नाम लिख के चले गए, तो बाहर वाले को, बाहर वाला आएंगे तो क्या समझेंगे कि हाँ इनका, पहले आपका नाम पढ़ेंगे, नाम पढ़ने के बाद वो समझ जाएंगे कि ये इनका ही घर है, समझे क्या। तो उस तरीके से वो मौर्य साम्राज्य में भी क्या करते थे, पत्थरों पे लिख के वहां पे निर्देशित कर देते थे। ईसवी सन की पहली शताब्दी के धातु के सिक्के, मूर्तियां और शिल्प ताम्रपट आदि पर उकेरे गए प्राप्त होने लगते हैं। अब किस पे ताम्रपट आदि उकेरे लेख प्राप्त होने लगे, सिक्कों पे भी, ठीक है, धातु के सिक्के, मूर्तियां, शिल्प, ताम्रपट आदि पे, ये सब सारी चीजें पे भी वो लोग क्या करने लगे, लिख कर वो जगह जगह पर उत्केंद्रित करने लगे। उसके उनके द्वारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, मतलब उसके द्वारा उनको क्या होती थी, इतिहास के बारे में उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती थी। आगे देखते हैं। हाँ, सबका जितने भी सम्राट निकला था सबके अलग, अभी आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कहाँ पे कौन से सिक्का यूज हुआ, किस तरीके से कौन से साम्राज्य में क्या चीज प्रचलित हुआ, क्या चीज नहीं हुआ, किस तरीके से लोग वहां पे वेशभूषा, किस तरीके से वहां की संस्कृति थी, किस तरीके से वहां की परंपराएं चलती थी, वो सारी चीजें हम उसको देखेंगे। लेकिन ये जितनी भी सारी परंपराएं आएंगी किसमें आएंगी, भारत के ही परंपराएं में सारी सम्मिलित रहेंगे। अशोक साम्राज्य में भी क्या हुआ, भारत में ही था, हड़प्पा संस्कृति भी भारत से ही चालू हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें जितनी भी इंफॉर्मेशन हो भारत की परंपराएं में हम पढ़ेंगे, सब सारी चीजें। अब नहीं ना कि हम पढ़ेंगे पाकिस्तान में या जापान में या ऑस्ट्रेलिया की परंपरा नहीं है, सब सारी का है भारत की परंपराएं हैं, ठीक है। सभी प्रकार के इन उकेरे हुए लेखों के कारण संबंधित राजा की कालावधि, वंशावली, राज्य विस्तार, तत्कालीन गतिविधियां, तत्कालीन सामाजिक ढांचा, जलवायु अकाल जैसे महत्वपूर्ण घटकों की जानकारी प्राप्त होती है। अब जैसे कि वहां पे जो तत्कालीन मतलब अचानक गतिविधियां, तत्कालीन गतिविधियां मतलब अचानक कोई काम होता है उसके बारे में, सामाजिक ढांचा यानी लोगों के वेशभूषा, जलवायु, वहां की जलवायु कैसी, नम है कि गर्म है कि ज्यादा मतलब वर्षा ऋतु है, इस तरीके से वहां के जलवायु, राज्य स्तरीय कैसा, राजनीतिक वहां का कैसा चलता है, वंशावली मतलब वंश जैसे विस्तार होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको वंशावली बोलते हैं। इस तरीके से वहां की भी जानकारी हमें महत्वपूर्ण घटकों के द्वारा हमें प्राप्त होती थी। प्राचीन भारतीय साहित्य में रामायण, महाभारत, महाकाव्यों, पुराणों, जैन और बौद्ध ग्रंथों तथा धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त भारतीय ग्रंथकारों द्वारा लिखित ऐतिहासिक स्वरूप का साहित्य, विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा वर्णन इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। सपोज अब जैसे अब महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सब बीती हुई घटनाएं हैं। अब इन घटनाओं को क्या करते हैं लोग आज के समय में, क्या करते हैं, देखते हैं और उस चीज को ही अपने बातों में अमल लाते हैं। अभी कोई कोई क्या बोलते हैं, अभी किसी का मान जो अपने मम्मी पापा से या दादी दादा से आप लोग इंफॉर्मेशन लोगे कि पहले के लोग रामायण में क्या करते थे, तो वो लोग को बराबर उसकी इंफॉर्मेशन बताएंगे कि वो जिस समय रामायण चलता था तो उस समय ऐसा चीज होता था, उस समय किस तरीके से लोग रहते थे, किस तरीके से खाते थे पीते थे, वो सारी चीजें उनको इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी मालूम रहती थी। तो उन सारी चीजों को क्या करते थे, उनकी जानकारी उनको पूर्ण तरीके से मालूम रहती थी। अब जैसे जैन बौद्ध ग्रंथों द्वारा धर्मों, अब सपोज और एक बार, अब जैसे मान जाओ कि हम कहीं पे धर्म स्थान पे गए, वहां पे टूर पे, तो वो सारी चीजें भी इनमें क्या करते थे, विशेष रूप से इतिहास में लिखी जाती थी जानकारी। भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा में प्राचीन कालखंड के राजाओं के चरित्र तथा
राजवंशों का इतिहास बताने वाला लेखन महत्वपूर्ण चरण है। जो उस चीज के बारे में बताता है उसी का क्या है, इतिहास का, राजवंशों का इतिहास बताने का लेखन महत्वपूर्ण उसके चरण माने जाते हैं। मतलब जैसे सपोज आपको कोई जानकारी मालूम हो गया, आप दूसरे को बता दिए तो आप क्या माना जाता है, इतिहास के चरण, आपका भी उसमें नाम उसमें शामिल हो जाता था। ईसवी सन की शताब्दी 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट कवि द्वारा लिखित हर्ष चरित्र नामक सांस्कृतिक काव्य का स्वरूप ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ जैसा है। कौन लिखा था? बाणभट्ट चरित्र ग्रंथ, हर्ष चरित्र नामक द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था। उसमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का यथार्थ चरित्र पाया जाता है। कौन कौन सारी चीजें उसमें पाई गई? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन का यथार्थ उसमें सारे मिश्रित पाए गए। जितने भी सारी सामाजिक, मतलब लोग समाज में कैसे रहते हैं, फिर चरित्र उनके कैसे बात विचार हैं, धार्मिक यानी कि धर्म कैसा है उनका, उसमें भी वो समावेश हुआ। सारी उनके जीवन चरित्र के बारे में उसमें व्यतीत किया गया। अब देखते हैं दूसरा हम मध्ययुगीन ऐतिहासिक लेखन। ठीक है, ईसवी सन 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है। इतिहास का लेखन किस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति में किया जा सकता है, इस आधुनिक अवधारणा से यह ग्रंथ मेल रखता है। किसके? कौन सा? राजतरंगी ग्रंथ किससे मेल करता है? आधुनिक अवधारणा ग्रंथ से मेल करता है। मतलब जो उसमें है इसमें भी सेम उससे मिलता जुलता है। इसमें अनेक उकेरे हुए लेखों, सिक्कों, प्राचीन वस्तुओं के अवशेषों, राजवंशों के अधिकृत वितरण, अंकन और स्थानीय परंपराओं जैसे साधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके मैंने इस ग्रंथ की रचना की, ऐसा उल्लेख कल्हड़ ने इस ग्रंथ में किया है। किसमें सारी रचनाएं इसमें किया गया? कल्हड़ का जो ग्रंथ था उसमें सारी रचनाएं ये क्या किए, जो राजतरंगी में था वो सारी कल्हड़ में इसमें प्रस्तुत किए। मध्य किसका वॉइस चालू है? मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम शासनकर्ताओं के दरबारों में इतिहासकार थे। उनके इतिहास लेखन पर अरबी और फारसी इतिहास लेखन की परंपरा का प्रभाव दिखाई देता था। अब अरबी फारसी ये क्या है? एक लैंग्वेज है। अब अरब में जाओगे तो अरबी बोली जाती है, फ्रांस में जाओगे तो फारसी बोली जाती है। तो वहाँ की जो परंपराएं थी वो सारी चीजें भी इसमें देखने के लिए मिली। मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों में जिया-उद-दीन बर्नी महत्वपूर्ण इतिहासकार माना जाता है। अब जो इसके जिया-उद-दीन बर्नी थे ये क्या थे? ये भी एक मुस्लिम थे, लेकिन इनको भी इतिहास का लेखन माना जाता है। उनके द्वारा लिखित तारीख ए फिरोज शाही में उसने इतिहास के लेखन का उल्लेख किया गया है। कौन? जिया-उद-दीन कौन सी ग्रंथ लिखे? तारीख ए फिरोज शाही, इस तरीके से ग्रंथ लिखे और उसका उत्पादन किए। उनके मतानुसार इतिहासकार का कर्तव्य केवल शासकों के पराक्रम का और उनकी कल्याणकारी नीतियों का वर्णन करके पूर्ण नहीं होता है। जो वो कल्याणकारी जो नीति, जैसे बोलते हैं ना कि हम उनका भला कर देते हैं हमें कल्याण होता है, तो लोग वो कल्याण की भी भावना उसमें करते थे, लेकिन लोग उससे संतुष्ट नहीं होते। अपितु उनके दोषों और त्रुटियों, नीतियों का विश्लेषण भी इतिहासकार को करना चाहिए। क्या करना चाहिए?
जो उनकी नीतियां थी, दोष थे उनके, त्रुटियां मतलब जो गलतियां थी, वो भी क्या करना चाहिए, इतिहास में सम्मिलित करना चाहिए। इस तरीके से इसमें बताया जा रहा है। यही नहीं बल्कि संबंधित कालखंड के विद्वान व्यक्तियों, अध्ययनकर्ताओं, साहित्यकारों और संतों का सांस्कृतिक जीवन पर पड़े प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो सारे वहाँ के संस्कृति थे और उन पे जो प्रभाव पड़ते थे, विद्वान मतलब जो वहाँ के जानकार व्यक्ति थे, उन सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। बर्नी की इस विचारधारा के कारण इतिहास लेखन की व्याप्ति को अधिक विस्तार प्राप्त हुआ। इसमें बहुत सारे उनको प्रोग्रेस हुआ। मुगल शासकों के दरबार में इतिहासकारों के लेखन में शासकों की स्तुति करने और उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करने को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा किए जाने वाले वर्णों में सटीक काव्य छंद और सुंदर चित्रों का अंतर्भाव करने की प्रथा प्रारंभ हुई। मुगल साम्राज्य का स्थापक बाबर का आत्मचरित्र तुजुक-ए-बाबरी में जो युद्ध लड़ने पड़े उसका वर्णन मिला है। साथ ही उसने जिस प्रदेशों की यात्राएं की, उन प्रदेशों और शहरों का वर्णन, वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था और प्रथाएं, वनस्पतियां आदि के सूक्ष्म निरीक्षण का इसमें समावेश है। जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी, राजाओं का जो वहाँ पे बात विचार था, व्यवस्थाएं थी, वनस्पतियां, प्रथा जो चलती थी, उन सारी चीजों को किसने, तुजुक-ए-बाबरी ने इससे क्या किया, सिद्ध किया और वो सारी चीजें वो इस ग्रंथ में प्रतिपादित किए। बैरूनी ने भारत में रहकर स्वयं के अनुभव अरबी भाषा में लिखे। कौन से भाषा में लिखे? अरबी भाषा में। उसने तत्कालीन भारत में प्रचलित विद्या और समाज जीवन का चित्रण किया है। आगामी स्वयं में हसन निजामी द्वारा लिखित ताजुल-ए-अमीर मिन हासुज मिराज इतिहासकार द्वारा लिखित तखाकत-ए नसीरा अमीर खुसरो का व्यापक लेखन, अमीर तिमूरी का आत्मनिवेदन तुकीद-ए-तिमूरी यामन बिन अहमद सर हिंदी इतिहासकार द्वारा लिखित तारीख-ए-मुबारक शाही ग्रंथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस ग्रंथ को क्या किए वो लोग सारे मिलकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित किए और इन्हीं ग्रंथ में सारी चीज़ों का उल्लेख करवाए मुस्लिमों के बारे में। इन ग्रंथों द्वारा सुल्तान शाही के कालखंड की जानकारी प्राप्त हुई। किसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई? सुल्तान शाही के। इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, मार्को पोलो, निकोलो काटे, बारबोसा और नोबिस्को पेश, इन यात्रियों के लेखन द्वारा सुल्तान शाही के कालखंड का भारत समझ में आया। औरंगजेब के कालखंड में ईश्वरलाल नागर, भीमसेन सक्सेना, काफी खान और निकोलस मनुची जैसे महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। इस तरीके से वो सारे चीज़ों को लिखे और वही इतिहासकार उनके नामी जामी होने लगे। आगे देखते हैं। मुगल शासकों के दरबार में इतिहासकारों के लेखन में शासकों की स्तुति करने और उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करने को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। जो इतिहासकार थे उनके शासन व्यवस्थाओं को जो प्रचलित करते थे, उन्हीं को क्या किया, उन्हें ज़्यादा जोर शोर देने लगे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा किए जाने वाले वर्णों की सटीक काव्य छंद और सुंदर चित्रों का अंतर्भाव की प्रथा प्रारंभ की।
प्रथा मतलब वही रीति रिवाज उनके आगे भी पीढ़ी में चलने लगे और वहीं से उनकी प्रथा को प्रारंभ किया गया। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर का आत्मचरित्र तुजुक ए बाबरी में उसे जो युद्ध लड़ने पड़े उनका वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? तुजुक ए बाबरी में उनका युद्ध जो हुआ था उस ग्रंथ का इसमें से मेल जोल है। साथ ही उसने जिस प्रदेशों की यात्राएं की उन प्रदेशों और शहरों का वर्णन, वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था और प्रथाएं, वनस्पतियां आदि सूक्ष्म निरीक्षणों का समावेश है। और ये सारी चीजें वहाँ की वर्णन थी, स्थानीय व्यवस्थाएं थी, प्रथाएं थी, तो क्या किए थे कुछ सब सारी इसमें सम्मिलित हुए थे। तुकी के बाबरी ग्रंथ में ये सारी ग्रंथों इसमें सारी चीजों को सम्मिलित किए थे, यानी कि उसमें निरीक्षित किए, निर्धारित किए थे, लिखे गए थे। उसमें इतिहास लेखन के विश्लेषणात्मक पद्धति की दृष्टि से अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा ग्रंथ का विशेष महत्व है। किसका ज्यादा महत्व है? अकबरनामा। अधिकृत रूप में जिस जानकारी का लेखन किया गया था उनके आधार पर ऐतिहासिक दस्तावेजों और कागजातों का सावधानी पूर्वक किया गया संकलन में उस जानकारी की विश्वसनीयता की कसकर और कड़ाई से की गई छानबीन अबुल फजल द्वारा अवलंबित अनुसंधान पद्धति थी। कैसी पद्धति थी? अबुल फजल द्वारा अवलंबित, जो इनके द्वारा लिखित गई ग्रंथों के द्वारा जो थी, जो उसमें रूल कानून थे, उसी के द्वारा सारे चीजों की प्रक्रियाएं चल रही थी। माना जाता है कि यह अनुसंधान पद्धति पूर्णाग्रहित और यथार्थवादी थी और उसी को सत्यवादी मानते थे। इतिहास साहित्य में बकर एक महत्वपूर्ण प्रकार है। क्या है? बकर एक महत्वपूर्ण इतिहास का एक प्रकार है। हमें बकर में वीरों की शौर्यगान का बखान, इतिहास गतिविधियां, युद्धों, महापुरुषों के चरित्र के विषय में किया गया लेखन पढ़ने को मिलता है। और ये सारी चीजें बकर की बुक में हमें क्या मिलता है? इतिहास के बारे में, उनकी गतिविधियां क्या थी, युद्ध जो सारे उस समय के युद्ध होते थे उसके बारे में, महापुरुष कौन कौन थे, इनके सारे चरित्र चलन को की जानकारी हमें पढ़ने में मिलती है। मराठी भाषा में विभिन्न प्रकार की बखरें उपलब्ध हैं। उनमें सभासद की बखर को महत्वपूर्ण बखर माना जाता है। छत्रपति राजा राम महाराज के कार्यकाल में कृष्णाजी अनंत सभासद ने यह बखर लिखी। कौन लिखा? कृष्णाजी अनंत सभासद ने यह बखर को लिखे। इस बखर द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज ने शासनकाल की जानकारी प्राप्त की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसकी जानकारी प्राप्त की? बखर की। भाऊ साहेबाजी बखर में पानीपत के युद्ध का वर्णन मिलता है। अब क्या था, जो छत्रपति शिवाजी थे वो बखर का जो जानकारी प्राप्त किए, लेकिन भाऊ साहब जी क्या किए, बखर की जब जानकारी एकत्रित होल कराची कैफियत बखर द्वारा हमें होलकरों का घराना और उनके द्वारा दिए गए योगदान का बोध है। बखरों का चरित्रात्मक, वंशानुगत चरित्रात्मक प्रसंग, वर्णात्मक, पंथनीय, आत्मचरित्र पर कैफियत, पारंपरिक और राजनीतिक पर जैसे प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं? वर्णात्मक यानी कि वर्णों के द्वारा, पंथनी यानी पंक्तियों के द्वारा, आत्मचरित्र उनके व्यवहारिक जीवन में, इस तरीके से कुछ उसमें अलग अलग तरीके देखे गए। आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन और अंग्रेजों का इतिहास कालखंड। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासन में भारतीय पुरातत्व अध्ययन को प्रारंभ हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघहैम थे।
उनके निरीक्षण में उनके प्राचीन स्थानों पर उल्लंघन किया गया। इसके लिए उन्होंने प्रमुखतः बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया। आगे चलकर जॉन मार्शल के कार्यकाल में हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई और यह सिद्ध हुआ कि भारतीय संस्कृति इतिहास ईसा पूर्व 3रे सहस्त्र तक अथवा उसके पूर्व भी पहुंच सकता है। जब ये सारे लोग क्या किए, जब इतिहास के बारे में धीरे धीरे 20वीं शताब्दी में खोज करने लगे, तब उन्हें लगा कि यह इतिहास के 3रे सहस्त्र तक भी चल सकता है। जैसे पीढ़ी बताते ना कि एक पीढ़ी में ये चीज हो रहा है तो यही पीढ़ी दर पीढ़ी 2-3 पीढ़ी तक आगे भी ये काम होता है। कभी कभी आप किसी बुजुर्ग के नाम से सुने रहो कि अरे ये काम अभी हो रहा है, तो आगे हमारे 3 पीढ़ियों तक यही सारी चीजें घटनाएं घटती चली आएंगी। तो इस तरीके से वो सब सारे भी अनुमान लगाए। और आगे देखते हैं, भारत में आए हुए अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय इतिहास के संबंध में लेखन किया। अंग्रेज द्वारा किए गए लेखन पर अंग्रेजी की उपनिवेशवादी नीतियों का प्रभाव दिखाई देता है। इस तरीके से वो सारी चीजें लेखन के ग्रंथों के द्वारा अंग्रेजों को उपनिवेशों पर जो विचारधाराएं थीं और उनके संबंध में जितनी भी इतिहासकार आए और उनकी जितनी जानकारियां थीं, उन सब सारे चीजों पे प्रभाव हमें अनेक सारे दिखाई दिए। जेम्स मिल्कर द्वारा लिखित द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ग्रंथ ने 3 कालखंड 1917 में ईसा पूर्व प्रकाश हुई। भारतीय इतिहास पर लिखा गया यह प्रथम ग्रंथ उनके लेखन के वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभाव है। भारतीय संस्कृति का विविध पहलू के प्रति गणनापूर्वदोषी दृष्टिकोण में दिखाई देता है। इस तरीके से कुछ उसमें दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। 1841 ईसा में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया ग्रंथ लिखा। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन मुंबई के गवर्नर थे। भारत के इतिहास में मराठी साम्राज्य के कालखंड को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। किसको? भारत में किसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए? मराठी साम्राज्य को, जो भी महाराष्ट्र में चल रहा है। मराठी साम्राज्य का इतिहास लिखने वाले अंग्रेज अधिकारियों में जेम्स ग्रांड डफ का नाम महत्वपूर्ण है। मतलब जो जेम्स ग्रांड डफ थे, इनके नाम से बहुत लोग प्रसिद्ध थे। इनका नाम क्या था? उस समय के नाम को फेमस था। द हिस्ट्री ऑफ मराठा राज ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ के 3 खंड हैं। कितने खंड है? 3 खंड है। आगे हम उस ग्रंथ को भी देखते हैं कौन कौन से हैं। भारतीय संस्कृति और इतिहास को हीन मानने की प्रवृत्ति अंग्रेज अधिकारियों में पाई जाती है। यही प्रवृत्ति ग्रांड डफ के लेखन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसी प्रवृत्ति राजस्थान का इतिहास लिखते समय कर्नल जैसे अधिकारी के लेखन में पाई जाती है। विलियम विल्सन हंटर ने भारत का द्विखंडात्मक इतिहास लिखा। उसमें हंटर की निष्पक्षता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। डफ के इतिहास लेखन में पाए गए दोषों को 19वीं शताब्दी में नीलकंठ जनार्दन कीर्तन और वी का राजवाड़े ने उद्घाटित किया। अब जो कौन थे? हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र का ग्रंथ था, जो उसमें कौन उसके अंदर जो दोष थे, मतलब जो त्रुटियां थी, उसमें से कौन उसमें छटित किया दोषों को? 19वीं शताब्दी में नीलकंठ जनार्दन और वीका राजवाड़े ने उस ग्रंथ के माध्यम से जितने भी उसमें त्रुटियां थी उसको सुधारने के लोग कोशिश किए। भारतीय इतिहास लेखन विविध सैद्धांतिक प्रणालियां। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन क्या होता है, अब इसको देखेंगे।
भारतीय इतिहास का अध्ययन और लेखन करने वाले प्रारंभिक इतिहासकारों में प्रमुख रूप से अंग्रेज अधिकारी तथा ईसाई धर्म प्रचारकों का अंतर्भाव था। भारतीय संस्कृति गौड़ अथवा दोयम श्रेणी की है। इस प्रकार की पूर्वाग्रह दोष का प्रतिबिंब उनमें से कुछ इतिहासकारों के लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनके इतिहास लेखन का उपयोग उपनिवेशवादी अंग्रेजी सत्ता के समर्थ हेतु किया गया है। 1922 से 1937 ईस्वी के बीच प्रकाशित हुई कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ग्रंथ के 5 खंड उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के जीवित उदाहरण हैं। अब जो ये 5 कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ग्रंथ में जो इसे प्रतिपादित किया, इसे जो ग्रंथ को लिखा, इसमें जो 5 त्रुटियां थी, ऐसे उन सारी चीजों को 5 त्रुटियों के माध्यम से इसमें बताया कि ये सारी चीजें इस ग्रंथ में और सुधारनी थी। अब वही बता रहे हैं कि इसमें प्राच्यवादी इतिहास लेखन पहली त्रुटि है, प्राच्यवादी इतिहास लेखन। अब इसमें क्या होता है देखो, अभी आगे बताते हैं। यूरोप के अध्यक्षताओं में पूर्व की संस्कृति और देशों के प्रति कुल्हड़ उत्पन्न हुआ था। क्या था? कुतूहल मतलब बहुत हलचल हुआ था। जैसे युद्ध होते हैं, कुतूहल मतलब आवाज, बहुत युद्ध हुआ था उस समय। उन अध्यक्षताओं में कुल अध्यक्षता ऐसे थे जिनमें पूर्व के देशों और उनकी संस्कृति के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव था। उसमें क्या था? आदर और प्रशंसा, और उन्हें प्रशंसा मतलब एक दूसरे की बड़ाई। उन्हें प्रस्यवादी कहा जाता है। इस तरीके से उसमें था। प्रस्यवादी अध्यक्षताओं ने संस्कृति और यूरोपीय भाषाओं के समान धर्मिता का अध्ययन किया। इस तरीके से उसमें समान, सबको समान भाषाओं में देखा गया। प्रस्यवादिता विद्वानों का बल वैदिक वाङ्मय और संस्कृति साहित्य का अध्ययन करने पर था। और इस तरीके से संस्कृति साहित्य मतलब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह जो होते थे, उनके आधार पर जो सारी चीजें का अध्ययन करते थे। इसके द्वारा यह विचार सामने आया कि इन भाषाओं की जननी एक प्राचीन इंडो यूरोपीय भाषा थी। इसकी जननी मीन्स माता कौन थी? इंडो यूरोपीय भाषा थी। यूरोप में जो बोले जाने वाली इंडिको भाषा थी, वो इसकी क्या थी? जननी थी। 1784 ईसा में सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय वाङ्मय और इतिहास के अध्ययन को प्रेरणा प्राप्त हुई। किसको? इतिहास में जो सारी चीजें लिखी गई थी, इसके वजह से इतिहास को बहुत सारा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। प्रस्यवादी अध्यक्षताओं में जर्मन अध्यक्षता फ्रेडरिक मैक्समुलर का प्रमुख रूप से उल्लेख करना चाहिए। इस तरीके से सारी चीजें थी। तो उन सारी चीजें लोग बताते थे और उसके विषय में लोग चर्चा करते थे। उसने ऋग्वेद का संकलन करने का कार्य किया। वे 6 खंडों में प्रकाशित हुए। उसने ऋग्वेद ग्रंथ का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मतलब जो हम जैसे अंग्रेजी को हिंदी में चीजों को किसमें वो प्रस्तुत किए, जर्मन भाषा में उसको कन्वर्ट कर दिए। इस तरीके से सारे उसमें अनुवाद लेखन किए गए और सारी भाषाओं को उसमें प्रचलित किए। हम सारे इसमें पढ़े। आगे हम देखेंगे इस लेसन में कि सर्वोत्तर कालखंड का इतिहास लेखन, स्वतंत्रोत्तर कालखंड का इतिहास लेखन क्या होता है। एक बार एक और राजवंशों के इतिहास को महत्व देने वाला इतिहास लेखन किया जा रहा था। उसी समय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इतिहास लिखना प्रारंभ हुआ। जब एक बार क्या हुआ कि लोगों के बीचों में चर्चा हो रही थी, राजवंश की सभा हो रही थी, उसी समय पे क्या हुआ कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इतिहास का लिखना प्रारंभ हुआ। उस समय से क्या हुआ कि लोगों की जानकारी में आया कि हमें समाज के बारे में भी, आर्थिक परिवर्तन और सांस्कृतिक रूप से जितने कार्य किए जाते हैं उन्हें लिखित रूप में भी हमें प्रेजेंट करना चाहिए।
स्वतंत्रोत्तर कालखंड के समाज विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, धार्मिक विचारधाराएं, सांस्कृतिक पहलू जैसे विषयों के इतिहास का अध्ययन करने की आवश्यकता विचारकों को अनुभव होने लगा। जब धीरे धीरे ऐसे ही होने लगा तब लोगों को क्या हुआ, इससे रिलेटेड धीरे धीरे नई नई चीज़ें बातें सीखने को आई और उसमें धीरे धीरे क्या किए, लोग डेवलप करते गए। इस कालखंड में इतिहास लेखन का मुख्यतः 3 नवीन वैचारिक धाराएं दिखाई देती हैं। कितनी? 3 प्रकार के उनके वैचारिक वैशिष्ट जीवन में आने वाले सारे विषयों पर चर्चा करने के माध्यम से 3 बातें उन्हें ध्यान में आई। क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। मार्क्सवादी इतिहास, उपेक्षणों का इतिहास और स्त्रीवादी इतिहास, इस तरीके से उनके बारे में 3 प्रकार की गणना को ध्यान में रखें। 3 विभागों में इन्हें क्या किए, डिवाइडेशन कर दिया गया। अब मार्क्सवादी इतिहास क्या होता है? मार्क्सवादी इतिहासकारों के लेखन के आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के साधनों, पद्धतियों और उत्पादन प्रक्रिया में मानवीय संबंधों का विचार केंद्र में था। क्या था? लोगों के विचार में क्या उसका एक केंद्र बन गया, क्या? सेंटर, जिसको बोल सकते हैं कि मार्क्सवादी जो इतिहासकार था उसके द्वारा किए गए सारे कार्य पद्धति को प्रस्थापित किए जाते थे। प्रत्येक सामाजिक घटना का सामान्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। जो मार्क्सवादी इतिहास था उसके द्वारा जब उसमें चेंजेस लाया गया तो उसमें जो नॉर्मल लोग थे उनके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। इसका विश्लेषण करना मार्क्सवादी इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण सूत्र था। अब वो क्या किए कि इसका जो विस्तार करते थे उसके एक फार्मूले के द्वारा उनकी गणना की। मार्क्सवादी इतिहासकारों के जाति व्यवस्था में होते हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया। जो लोग जात पात की व्यवस्था, जात पात में बर्ताव करते थे उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखे और उनके अंदर किए गए कार्यों को सुधारे। भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन पद्धति का अवलंबन प्रभावशाली ढंग से करने वाले इतिहासकारों में दामोदर, धर्मानंद, कोसंबी, कामरेड, श्रीपाद, अमृत, डोंगे, रामशरण शर्मा, राम के कामरेड, शरद पाटिल आदि का योगदान महत्वपूर्ण है। ये सारे लोग क्या किए, इन सब विषयों में अपना मूल योगदान दिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से डांगे एक थे। क्या थे? भारत के ही रहने वाले एक डांगे नाम के इतिहासकार थे। उनकी लिखी प्रिमिटिव कम्युनिटी टू स्टेवरी पुस्तक मार्क्स इतिहास लेखन का उत्तम उदाहरण है। अब वो जो बुक लिखे थे उसके ही उदाहरण में सारी चीज़ें बताएं। उपेक्षितों का इतिहास क्या होता है? उपेक्षितों के समूहों का इतिहास लिखने का प्रारंभ मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परंपरा से हुआ। किसके आधार पे हुआ? जो मार्क्सवादी इतिहास था उसके ही आधार पे इसको भी निर्माण किया गया। इतिहास लेखन का प्रारंभ समाज के निचले सामान्य लोगों के स्तर से करना होगा। इस संकल्पना को प्रस्तुत करने में एंटोनिया ग्रामची नामक इटालियन विचारक का स्थान महत्वपूर्ण है। जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के सदस्य थे उनका नाम क्या था? एंटोनिया ग्रामीण नामक एक इटालियन विचारक का स्थापना वहाँ पे किया गया। वहीं ग्रामीण जो ग्राम से एक को वहाँ पे चुना गया। उपेक्षितों का इतिहास लिखने के लिए लोक परंपरा को महत्वपूर्ण साधन माना गया। वहाँ पे जो लोक परंपराएं चलती आ रही थी, रीति रिवाज को, उन्हें क्या किया गया, उनके ऊपर ही विचारधाराएं लोग बनाने लगे और उनको ही उनकी बातों को ध्यान में रखते गए। ऐसे लोक परंपरा मतलब जो हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं या अलग अलग तरीके के रूल कानून बनाते हैं,
तो उन सारी चीज़ों को, उन सारी बातों को लोग व्यवस्थित रूप से केयरफुली करते थे और उन्हीं के ऊपर आगे चल के कार्य भी करते चले आते थे। उपेक्षितों के इतिहास को एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में स्थान प्राप्त करा देने का कार्य भारतीय इतिहास रणजीत गुन्हा ने किया, परंतु उसके पूर्व भारत में उपेक्षितों के इतिहास का विचार महात्मा ज्योतिराव फुले ने और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लेखन द्वारा सामने आता है। इस तरह से क्या है, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लेखन द्वारा सामने आता है। जो उनके जो पुस्तकें लिखी थी, उनके पुस्तकों के अनुसार सारे उनकी विचारधाराएं मिलती जुलती थीं। महात्मा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक में अतिक्षुद्र का इतिहास सिरे से खोलकर दिखाया। क्या किए? अतिक्षुद्र, जिसको क्षुद्र बोलते हैं, जिसको क्षुद्र मतलब जिसके यहाँ पे पानी नहीं पीते हैं, उन्हें तुच्छ समझते हैं, मतलब उनके यहाँ जाना बैठना नहीं पसंद करते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो कैसे पढ़ाई किए? वो क्या थे, एक नीच जाति के मतलब छोटे कास्ट के थे, तो वो क्या करते थे, वो लोग उनके साथ लोग बैठना उठना पसंद नहीं करते थे। वो कैसे पढ़ाई किए? बुरा बर्ताव करते थे। वो जब क्लासमेट होता था तो वो उनकी शिक्षा दीक्षा वह क्लास के बाहर से अटेंड करते थे, खिड़कियों से देख देख के। लोग उन्हें क्लास में अंदर भी नहीं आने देते थे। लेकिन जब उनके ऊपर कठिनाइयाँ आई, तब उनके अंदर क्या हुआ कि समझदारी आई और उसके ऊपर विचार विमर्श किए, तब जाके इतनी बड़ी संविधान लिखे जो आज इस समय कानूनी रूप से चल रहा है और लोग उसी संविधान का आज पालन कर रहे हैं। इतनी कठिन तपस्या से बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट की। समझे? भारत के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक निर्माण में दलित वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के उपनिवेशवादी और उपनिवेशवादी तथा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में इसकी उपेक्षा की गई। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस तथ्य को केंद्र में रखकर निरंतर लेखन किया। उनके द्वारा किए गए विपुल लेखन में हुवेर, द शुद्राश और द अनटचेबल ग्रंथ उपेक्षित के इतिहास के उदाहरण रूप में बताए जा सकते हैं। इस तरीके से जो सारे ये लोग किताबें लिखी थी, तो उन किताबों के संविधानों के द्वारा सारी चीज़ों को प्रेक्षेपण में रखते थे और लोगों को वही नियम कानून के हिसाब से चलने के लिए बताते थे। अब स्त्रीवादी क्या होता है उसकी जानकारी ले लेते हैं। भारतीय इतिहास लेखन के क्षेत्र में प्रारंभ मुख्यतः पुरुष अध्यक्षता कार्यरत थे। पहले के लोग क्या थे? पहले स्त्रियों को लोग क्या थे, कहीं जाने नहीं देते थे, घर में ही बिठाए रहते थे, ना उनकी शिक्षा देते थे, ना उनकी कोई काम करने देते थे, कुछ भी नहीं। पहले के लोग स्त्रियां क्या थी, अनपढ़ रहती थी, ना कोई काम करती थी, ना पढ़ाई करती थी। लेकिन बस वहाँ उस समय के टाइम पे सिर्फ पुरुषों को ही अलाउ करते थे। लेकिन आगे क्या परिवर्तन किए देखते हैं। परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास के प्राप्त स्त्रियों का स्थान तथा उनके द्वारा किए गए कार्य अन्य बातों की तुलना में दुर्लक्षित रह गई। क्या बता रहे हैं कि जो सारे स्त्रियों के द्वारा काम किए जाते हैं वो पुरुषों से नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से कुछ कार्य आगे बताए। उसे प्रकाश में लाना स्त्रीवादी इतिहासकारों के प्रमुख पहली चुनौती थी। जो इतिहासकार थे उसे मतलब विकसित करना उनकी पहली चुनौती थी। साथ ही स्त्रियों द्वारा लिखे गए साहित्य का अनुसंधान तथा शोध कार्य और संकलन करना भी आवश्यक था। क्या था? संकलन मतलब उसका पालन भी करना आवश्यक होता था। इतिहास में स्त्रियों ने जो अपना स्थान बताया था उसका नए सिरे से विचार होना आवश्यक है। उससे क्या होता है, कोई भी बात उस चीज़ को नए सिरे से स्टार्टिंग करना
उसकी कार्य था। 19वीं शताब्दी में स्त्री के विषय में लेखन करने वाली लेखिका में ताराबाई शिंदे का नाम अग्रणी है। 19वीं शताब्दी में कौन? स्त्रियों के बारे में सोचने वाली और स्त्रियों के विषय में विस्तार करने वाली कौन आगे आई? ताराबाई शिंदे का नाम लोग उजागर किए। उन्होंने पुरुष प्रधान व्यवस्था और जाति व्यवस्था को विरोध दर्शाने वाला लेखन लिखा। क्या था? पुरुष को प्रधान मानने वाली और जाति व्यवस्था, जो ऊंच नीच की व्यवस्थाएं थी, उन सारी चीज़ों पे वो ध्यान केंद्रित किए और उन सारी बातों को वो लिखित रूप में प्रयोग किए। 1882 ईस्वी में प्रकाशित उनकी स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक भारत का प्रथम स्त्रीवादी लेखन माना जाता है। इस तरीके से उनकी पुस्तक आई, स्त्री पुरुष तुलना भारत का प्रथम पुस्तक स्त्रीवादी था। 1888 ईस्वी में पंडिता रामाबाई द्वारा लिखित द हाई कास्ट हिंदू वुमन पुस्तक प्रकाशित हुई थी। कितने सन में? 1888 में पंडिता रामाबाई द्वारा भी पुस्तकें लिखी गई। स्वतंत्रोत्तर कालखंड में जो लेखन हुआ वह स्त्रियों के साथ घर और काम के स्थान पर होने वाले व्यवहार, उसका राजनीतिक समानता का अधिकार जैसे विषयों पर केंद्रित हुआ था। इस तरीके से वो सारे व्यवस्थाएं को ध्यान में रखे और उस पर वो ध्यान केंद्रित करके सारी व्यवस्थाओं को सुधार में लाए। संप्रति समय में व्याख्या प्राप्ति लेखन में मीरा कोसंबी की क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट एजेस्ट पुस्तक का उल्लेख किया जा सकता है। इस पुस्तक में महाराष्ट्र की पंडिता रामाबाई भारत में डॉक्टरी कार्य करने वाली पहली स्त्री डॉक्टर रखमाबाई जैसी स्त्री के जीवन पर आधारित निबंध है। इस तरीके से लोग जब ये स्त्री क्या किए, धीरे धीरे डॉक्टरी के पोस्ट महाराष्ट्र में पंडिता रामाबाई ने डॉक्टरी के कार्य करने वाली स्त्री के बारे में बताई और उनकी सारी हिस्ट्री निकाली। तब उनके बारे में लोग धीरे धीरे जानने लगे और जागरूकता वहाँ से बढ़ाए। महाराष्ट्र में दलित स्त्रियों के दृष्टिकोण में सामाजिक वर्ग, जाति आदि बातों के संदर्भ में लेखन किया गया है। इसके द्वारा जो सारी बातें हैं उनके द्वारा लिखित घटनाएं हैं। इसमें शर्मिला रेंगे का लेखन कार्य महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने रायगढ़ कास्ट राइटिंग, जेंडर रीडिंग, दलित वुमेन टेस्टिमोनीज पुस्तक में दलित स्त्रियों के आत्मचरित्र पर लिखे निबंधों का संकलन है। किसी भी विशिष्ट विचार प्रणाली के प्रभाव में न आकर इतिहास लिखने वालों में सर यदुनाथ सरकार, सुरेंद्र सेन, रियासतकार गोद सरदेसाई, शंकर सेजवलकर के नामों का उल्लेख किया जाता है। इस तरीके से सारी बातें बताई जाती थी और लोगों को उसके बारे में समझाया जाता था और लोग उनकी बातों पे ही लोग क्या करते थे, विश्लेषण के रूप में चलते थे और सारी चीज़ों उनको सिद्ध करके बताते थे। गोविंद सखाराम सरदेसाई ने मराठी रियासत का प्रकाशित करवाकर मराठी इतिहास लेखन के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किए। उनका यह कार्य इतना लोकप्रिय हुआ कि समाज उन्हें रियासतकार के रूप में जानने लगे। उन्होंने मराठों के समग्र इतिहास को अनेक खंडों में प्रकाशित किया। इस तरीके से अनेक प्रकार उन्हें समाज में कार्य करने के लिए दिए। वर्तमान समय में यह दी फड़के, रामचंद्र गुना आदि अनुसंधानकर्ताओं ने आधुनिक इतिहास लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। इस तरीके सारे अपने कार्य को क्या किए, बहुत ही बड़ा प्रभाव को विकसित किए बड़े रूप में। भारतीय इतिहास लेखन पर भारत में
उदित हुए सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का प्रभाव था। साथ ही भारतीय इतिहास की परंपरा और स्वतंत्रता पर संपन्न रूप से विकसित हुई दिखाई। इस तरीके से सारे जो स्त्रीवादी और पुरुषवादी जो सारी त्रुटियां थी उन सारी चीज़ों को दूर किए और लोगों को उससे जागरूक किए और लोग वहीं से जागरूक होते होते आज पूरे वर्ल्ड में स्त्रियों को पहला स्थान दिया जाता है। इस तरीके से सारे इतिहासकारों ने अपनी अपनी बातों को रखे और लोगों तक पहुंचाने का कार्य किए और अपना योगदान